और कल वाला जो डिवाइड दिया था मैंने वो करा है सबने? 2/3। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, 8/3 ही आएगा। इसका बताओ फटाफट क्या आंसर है। आया आंसर इसका? बताओ फटाफट, किसी का आया हो तो। ऐसे मुझे पता नहीं है, बट मैं करूँगा तो अभी बताता हूँ। तब तक दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, वो सॉल्व करो। ये वाला मैं करवाऊंगा जो थर्ड है। बाकी तुम दो ट्राई करो फटाफट। अब दिखाई दे रहा चीज़ें? अब 2 मिनट रुको। तो पूरा स्क्रीन शो कर रहा है? बाकी देखो, नेटवर्क कोई इशू आ रहा है क्या? हाँ करो। अभी भी?
नहीं, अब तुम्हें पूरी स्क्रीन दिखाई दे रही मेरी सबको? 2 मिनट रुकना। अब तुम्हें दिखाई दे रही पूरी स्क्रीन मेरी? अब अभी भी नहीं दिख रही? देखो एक बारी। अब छोटी हो गई है स्क्रीन? कैसे हो सकता? ये सही आ रही है? यार अब तो मैंने बिल्कुल एकदम सही कर दिया है। रुको मैं शेयर करता हूँ। 2 मिनट रुकना। अब दिख रही है? अब देखना। अब दिख रही होगी पूरी स्क्रीन। अब सबको क्लियर आ रही है ना? कोई दिक्कत? ठीक है। चलो पहला और चलो देखो, पहला और दूसरा जो है ना, पहला तो मेरे ख्याल से सब कर लेंगे, और अगर कोई नहीं कर पाएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं इसका सॉल्यूशन भेज दूंगा अलग से। ठीक है, थोड़ा सेकंड और थर्ड पे चलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मल सा है, वो मैं बता दूंगा कि कैसे करना। फर्स्ट सेकंड और थर्ड पे चलते हैं फटाफट। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। देखो जो भी मिक्स फ्रैक्शन होगा ना, हम सबसे पहले उसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे होंगे। 3 3 9 प्लस 2 11 अपॉन 3, मल्टीप्लाई लगा देंगे। 9 4 36 प्लस 5 41 अपॉन 9, और डिवाइड का डिवाइड रहने दो। 3 7 21 और 4 25 अपॉन 7। बीच में याद रखना, जहाँ कहीं पे भी मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो प्लीज़ बता देना फटाफट। ठीक है, उसी समय। अब यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हमें थोड़ा सा बोर्ड मास का रूल लगेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे चीज़ें जो हैं कंबाइंड कर रखी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इसीलिए हम यहाँ पे बोर्ड मास का रूल लगाएंगे। अब ये बोर्ड मास का रूल क्या है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी इसकी अलग से मैं क्लास में लूँ, क्योंकि हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस करने भी है। बोर्ड का मतलब होता, बी का मतलब होता है ब्रैकेट, मतलब पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ओ का मतलब होता है ऑफ, मतलब कहीं पे ऑफ लिखा है तो हमें उसको डिवाइड ओ सॉल्व करना है। डी का मतलब होता है डिवीजन, मतलब कि डिवाइड। एम का मतलब होगा मल्टीप्लाई। ए का मतलब होगा एडिशन, और एस का मतलब होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, वैसे वो पूरा वी बोर्ड मास होता है। वी का मतलब वर्नाक्यूलर होता है, कहने का मतलब एक बार लग जाता है, लेकिन खैर अभी वी वाला हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ बोर्ड मास अभी देखना है। तो बोर्ड मास में हमें यहाँ पे चीज़ क्या दिखाई दे रही है, एक तो डिवाइड दिखाई दे रही है और एक मल्टीप्लाई दिखाई दे रही है। तो पहले हम किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो हम पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, इसको और इसको। तो 41/9 बाद वाले को उल्टा कर देना है। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई थी। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो देखो कट नहीं रहा कुछ भी। ठीक है, कुछ भी यहाँ पे कट नहीं रहा, कहने का मतलब हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, या अभी मल्टीप्लाई ना भी करो तो भी काम बन सकता है। ठीक है, साथ में क्या चल रहा है, 11 अपॉन, ठीक है, साथ में क्या चल रहा है, 11/3।
अब क्योंकि ये सारे मल्टीप्लाई हैं तो हम सबको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे। मल्टीप्लाई थोड़ा देख लो कि कैसे करना है फटाफट। मुझे ना 11 का मल्टीप्लाई आता है फटाफट करना, तो मैं क्यों ना 41 और 7 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मैं 41 और 7 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 वन ज़ा 7, 7 फोर ज़ा 28। ये आ गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अब मैं ये जानता हूँ कि कोई भी नंबर को अगर 11 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो एक उसका तरीका है, वो तरीका मैं तुम लोगों को सिखा दे रहा हूँ। देखो, कोई भी नंबर है, उसको अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना ना, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है। क्या? ये बाद वाला जो टर्म है इसको लिख दो, इन दोनों का सम कर दो, 8 और 7 15, एक कैरी रहेगा, एक हासिल रहेगा। फिर उसके बाद इन दोनों को प्लस कर दो, 8 और 2 10, और एक मेरा जो कैरी था वो एक 11। फिर एक दोबारा कैरी, 2 यहाँ पे लिखते, बट यहाँ पर एक कैरी चल रहा है तो इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 3। कहने का मतलब आ जाएगा ऊपर 3 1 5 7। ये जो मैंने तुम्हें 11 वाला बताया है ना, ये मेंसुरेशन में बहुत काम आएगा जब हम सर्कल के क्वेश्चंस कर रहे होंगे, क्योंकि उसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बार बार। ठीक है, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे 3 का टेबल भी याद है, 9 का टेबल भी याद है, 25 का टेबल भी याद है। ठीक है, लेकिन 25 का थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं पहले 25 को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो 25 और 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 9 और 25 का होता है 225। 3 से इसको गुणा कर दो, 3 से गुणा करने पर आएगा ये 675। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे आंसर रहेगा। ठीक है, किस किस का आंसर यहाँ तक आ गया था? यहाँ पे तो चल जाएगा काम पहले वाला जो तुमने करा, लेकिन जब यहाँ पे बीच में प्लस माइनस लग जाता ना, या ऑफ लिखा होता तो थोड़ा दिक्कत हो जाता। ठीक है, अब ये वाला सम करते हैं हम। इस वाले सम को थोड़ा ध्यान से देखना, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बताऊंगा इस चीज को। पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 9 4 ज़ा 36 प्लस 5 41 अपॉन 9 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 11 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 5 और माइनस 5 अपॉन 6 चल। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा तुम लोगों को, ध्यान से उस बात को समझना। जो ये प्लस होता है और ये जो माइनस होता है, हमें इस पे गौर करना है। जो प्लस माइनस के टर्म्स होते हैं हमें इस पे गौर करना है, और हमें इनको अलग कर देना है। मतलब इस चीज को मैं अलग करूंगा, इस चीज को मैं अलग करूंगा, और इस चीज को मैं अलग करूंगा। क्यों करा मैंने अलग? क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस माइनस था। तो जब कभी भी प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह आ जाए, तुम्हें फोकस करना है प्लस और माइनस पे। ठीक है, जहां जहां प्लस है, जहां जहां माइनस है, उनको कर लो अलग, और अलग अलग अब सॉल्व करो। तो यहाँ पे तो भाई 41/9 ही रहेगा। यहाँ पर मैंने तुम लोगों को बताया है कैसे ऊपर मल्टीप्लाई नीचे मल्टीप्लाई। कहने का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 44 अपॉन में 15 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/6। अब ये वही क्वेश्चन हो गया नॉर्मल वाला। ठीक है, यहाँ पे सेम वही चीज एलसीएम लेंगे। तो अगर मैं एलसीएम लूंगा, अब देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे कैसे। मैंने क्या बोला था, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। 15 का टेबल पढ़ो, 15 दूनी 30। अब 30 जो है वो 6 के टेबल में तो आता है, लेकिन 9 के टेबल में नहीं आता। तो आगे और पढ़ो, 45। अब 45 जो है वो 9 के टेबल में तो आता है, लेकिन 6 के टेबल में नहीं आता। फिर आगे पढ़ो, 15 5 सॉरी 15 4 60। 66 के टेबल में आएगा, लेकिन 9 के टेबल में नहीं। ऐसे ही करेंगे आगे, 75 आएगा, फिर आएगा 90। 75 करेंगे, फिर आएगा 90। 90 जो है वो 9 के टेबल में भी आता है, 15 के टेबल में भी आता है, और 6 के टेबल में भी आता है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 90। ठीक है, तो ये एलसीएम निकालना मैंने एक तरीका जो है तुम लोगों को सिखाया था। अब इसी 90 को मैं दूसरे तरीके से अगर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? अब इस मेथड पे थोड़ा ध्यान रखना जो मैं अब बताने जा रहा हूँ एलसीएम निकालने का। देखो, जो पहला नंबर होगा ना उसके फैक्टर्स लिख दो, 9 के कर दो टुकड़े। मैंने टुकड़े करना सिखाया था कल की क्लास में। कैसे? 9 को हम 3 × 3 लिख देते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अब चलते हैं 15 पे। 15 के करो करो टुकड़े। तो 15 के अगर टुकड़े करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 5 आएगा, 5 दिया 15। लेकिन मुझे 3 जो है यहाँ पे पहले से ही दिखाई दे रहा है, प्रेजेंट है यहाँ पे 3 पहले से ही। तो जो एक्स्ट्रा मुझे है वो लिख दो 5। देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ध्यान से सुन। 9 के टुकड़े करें 3 और 3, 15 के करें तो 3 और 5 आएगा। लेकिन 3 पहले से ही मौजूद है यहाँ पे, तो हमें एक्स्ट्रा क्या लिखना पड़ेगा, बस 5 लिखना। फिर अब हम चलते हैं 6। तो 6 के जो टुकड़े होंगे वो 2 मल्टीप्लाई 3 होगा। 3 मुझे पहले से ही प्रेजेंट है, 3 जो है वो पहले से ही प्रेजेंट है। अब क्या लिखना पड़ेगा, 2। और इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 2 ज़ा 90। तुम्हें अब ये वाला मेथड याद रखना है, ये बड़े बड़े नंबर्स के लिए भी ये इजी वाला तरीका है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये वाला मेथड बताओ एक बार सारे। ठीक है, जब मैं टाइम एंड वर्क वगैरह या और कोई क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, तो तुम्हें यही वाला एलसीएम वाला मेथड याद रखना है। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो 9 से 90 को जब हम डिवाइड करेंगे, याद होगा मैंने कल की क्लास में बताया था, नीचे डिवाइड ऊपर मल्टीप्लाई। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, 10 को कर देंगे ऊपर गुणा तो 410। 15 को करेंगे 90 और 15 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 प्लस 24 हो जाएगा 244, माइनस 6 से 15 को 6 से 90 को डिवाइड करेंगे 15, 15 पचे 75। अब हम इसको कर लेंगे सॉल्व यहाँ। तो ये हो जाएगा प्लस करके 654, माइनस कर देंगे हम 75। यहाँ पे आ जाएगा 9 और 7 5, 579 अपॉन 90। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आया, क्लियर है। 264 आएगा, ठीक। बस ऐसे ही ध्यान रखना तुम लोगों को। 59। यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत। अब हम स्टार्ट करते हैं डेसिमल्स। हमने फ्रैक्शंस कर लिए हैं, जैसे हमने समझ। अब हम उसके आगे थोड़ा चलते हैं डेसिमल्स। अब ये डेसिमल्स जो हैं हिंदी में हम इसे कहते हैं दशमलव। और ये ना थोड़ा सा हमें तंग करेगा, क्योंकि आजकल जो ऑप्शंस आते हैं या फिर जो हमें निकालने होते हैं वो अप्रोक्सीमेशन में होता है निकालना। और अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है थोड़ा डेसिमल्स में। ठीक है, तो हम डेसिमल्स का सही तरीके से इस्तेमाल करना यहाँ पे सीख रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेसिमल्स होता क्या है। तो देखो, अगर मैं ये कहूँ 23.24, मैंने ये कह दी, तो ये जो पॉइंट लगाया मैंने, ये होता है डेसिमल। ये क्या होता है, डेसिमल। लेकिन डेसिमल को हम समझने के लिए थोड़ा एक्सपेंशन फॉर्म को समझते हैं। ये एक्सपेंशन फॉर्म क्या होता है। बचपन में हमें पढ़ाया जाता था कि भाई वंस, टेंस, 100, 1000 ऐसे करके चीज़ें चलती थी। और इधर जो है इंग्लिश में टेंथ्स, हंड्रेड्स ऐसे करके चलता था। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं पॉइंट लगा दे रहा हूँ। ये जो होता था इंग्लिश में, इसे हम कहते थे वंस, हिंदी में इकाई। इसको हम कहते थे टेंस, मतलब जो प्लेस वैल्यू होती है एक तरीके से वो। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, तो हम कहते हैं 10,000,
और अगर इंडियन सिस्टम की बात करूं तो इंडियन सिस्टम में यहां पे आ जाता है लाख, ठीक है, फिर 10 लाख, ऐसे फिर करोड़, 10 करोड़, उसके बाद फिर हमारे यहाँ पे गिनती नहीं होती है, वो एक होता ना कि असंख्य वगैरह। अब यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ना ये जो चीज़ है ये हो जाती है टेंथ्स, THS लगा देते हैं। और ऐसा नहीं होता ये वन, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, हम सीधा किससे स्टार्ट करते हैं, टेंथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब ये बताऊंगा इसका ऐसा क्यों हम करते हैं टेंथ से स्टार्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे, ऐसे आगे चलते रहेंगे, जैसे यहाँ पे हम आगे बढ़े ना वैसे हम यहाँ पे भी आगे बढ़ते हैं, 100th, ठीक है, फिर इसको क्या कहेंगे, 1000th, ठीक है। तो ऐसी चीजें जो है चलती रहती हैं। अब यहाँ पर हिंदी में थोड़ा मैं बता देता हूँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जिसको हिंदी में याद करना है हिंदी में याद कर लो। मेरे ख्याल से तो मुझे जो है वो हिंदी में ही याद रहता है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा ये देखना पड़े। अब ये इंडियन सिस्टम है, ये क्या है, इंडियन सिस्टम। और तुम में से बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो भी इंटरनेशनल सिस्टम में कि 1 मिलियन में कितने ज़ीरो होते हैं या 10 मिलियन कितना होता है वगैरह वगैरह, वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो मैं मिलियन और बिलियन वाला तुम्हें बस नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। वंस, टेंस, 100, देखो मैं आप शॉर्ट में लिखूंगा, वंस, टेंस, 100, 1000, 10, 10,000, 100,000 आ जाता है अब यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे था ना कि 10,000 के बाद लाख आ गया था, यहाँ पे आ जाएगा 100,000, फिर यहाँ पे आ जाएगा मिलियन, फिर यहाँ पे 10 मिलियन, फिर यहाँ पे आ जाएगा 100 मिलियन, फिर आ जाएगा बिलियन, फिर 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन। बस यहाँ पे भी आके फिर आके ट्रिलियन वगैरह होता है, ठीक है, बट हमें यहीं तक जाना है अभी फिलहाल। और कॉमा भी इसी हिसाब से लो। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे 1 और यहाँ पे लगा देंगे। तो 1 मिलियन में कितने जीरो हुए, 6 जीरो हुए, ठीक है। वहीं अगर मैं इंडियन सिस्टम की बात करूं तो 6 जीरो पे हम क्या कहते हैं, तो 6 जीरो पे हम कहेंगे उसको एक 10 लाख। कहने का मतलब 1 मिलियन बराबर कितना होगा, 10 लाख होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूं तुमसे कि 10 मिलियन क्या होगा बताओ, क्या कहेंगे उसे इंडियन में। 1 करोड़। देखो अब एक जीरो मैंने लगा दिया तो यहाँ पे लिख देंगे हम 100 लाख। अब 100 लाख तो होता नहीं है हमारे में, 100 लाख, 100 लाख पे क्या हो जाएगा, 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई 10 मिलियन है तो उसका मतलब है 1 करोड़ हमारे इंडिया में, ठीक है, इंडियन सिस्टम में। अब वैसे तो ये मैंने नॉलेज के लिए दिया है, ठीक है, तुम लोगों को बताया है कि क्या होता है, थोड़ा थोड़ा ये नॉलेज रखना, ठीक है। और जो बंदा गलत बोले या गलत चीज़ करे तो तुम ये सुधार सकते हो, ठीक है। मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, हमें सीखना ही ये वाला अपना वाला, हमें ज़रूरत भी इसी चीज़। और थोड़ा डेसिमल्स को ना ध्यान से समझते चलना। अब मैं यहाँ पे तुम्हें बता रहा हूँ एक्सपेंशन फॉर्म या एक्सपेंडेड फॉर्म। जैसे मैं ये कहता हूँ 2 लाख, मैं कॉमा लगा के चल रहा हूँ, 34,237। अभी हम शॉर्ट में सब, इसको मुझे लिखना है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब
प्लेस वैल्यू टाइप। ये जो 2 है ये किस पे है? लाख पे। और हम जानते हैं कि 1 लाख में कितने ज़ीरो होते हैं? 5 ज़ीरो। तो 2 मल्टीप्लाई 1 लाख। 3 किस पे है? 10,000 पे। 3 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 4 किस पे है? 1000 पे है। 4 मल्टीप्लाई 1000। फिर 2 किस पे है? 100 पे है। 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 3 किस पे है? 10 पे है। 3 मल्टीप्लाई 10 और 7 किस पे? 1। 7 मल्टीप्लाई, ये हो गई एक्सपेंडेड फॉर्म। अब तुम देख रहे हो यहाँ पर कि भाई जैसे हम यहाँ पे चल रहे हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? उसका प्लेस वैल्यू। ठीक है। और यहाँ पर वो जो नंबर है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है। बट अगर हम पॉइंट में चलें, जैसे मुझे अगर इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखना है 334.34, मुझे मान लो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या लिखेंगे हम देखेंगे भाई यहाँ से 3 किस पर है? 100 प्लेस वैल्यू पे 100 लिखेंगे। 3 किस पे है? ये वाला, ये भी टेंस। फिर 4 किस पर है? वंस प्लेस। प्लस अब यहाँ से बात चालू होती है पॉइंट की। तो ये 3 जो है वो कौन से प्लेस वैल्यू पे है? 10th प्लेस वैल्यू पे है। कहने का मतलब हम यहाँ पे लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 1/10। ठीक है। जैसे ही वो TH लग जाएगा तो हम अपॉन में चले जाएंगे और 10 यहाँ पे लिखा हुआ है तो 10 नीचे लिख देंगे। ठीक है। फिर प्लस ये जो 4 है ये किस पर है? 100th पे है। कहने का मतलब जैसे TH लग गया हम चले जाएंगे अपॉन में, और किसकी बात कर रहा है? 100 की बात कर रहा है तो 100 लिख देंगे। ठीक है। प्लस ये वाला 3 किस पर है? 1000th पे है, यहाँ पे 3 लिखेंगे और जैसे TH लग गया अपॉन में चले जाएंगे हम और 1000 लगा। ठीक है। तो ये हुआ एक्सपेंशन। अब मुझे एक बात ये बताओ, क्या अगर मैं इस 3 को 3 मल्टीप्लाई 1/1 लिखता, जैसे अगर मैं इसका ऑपोजिट करना चाहता हूं, जैसे मैंने, अब ध्यान सुनना, मैंने 10 को उल्टा लिखा तो 1/10, लेकिन क्या मैं 1 का उल्टा 1/1 अगर लिखता तो सही रहता? अगर मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा तो भाई मेरे पास 3 आएगा, लेकिन ये तो पॉइंट के बाद 3 है। तो यहां पर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि पॉइंट के बाद जो है 1th से स्टार्ट नहीं होता, वो किससे होता है? 10th से स्टार्ट होता है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, यहां पर मैंने तुम लोगों की कौन कौन सी चीजें क्लियर कर दी हैं। पहली बात कि भाई जैसे हमें कई बारी बचपन में चीज़ें समझ नहीं आती थी, जैसे 34.37 है, तो बचपन में हमें बताया जाता था कि भाई पॉइंट हटा दो और नीचे लगा दो 100। क्यों लगा दो 100? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसीलिए लगा दो 100। लेकिन उसका एक्चुअल रीज़न क्या है? उसका एक्चुअल रीज़न एक्सपेंडेड फॉर्म है। कैसे है? अभी मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ इसी चीज़ जो मैंने यहाँ पे कही। जैसे मैंने कहा 34.37 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस चीज़ को 3 मल्टीप्लाई 10 मतलब 30, इसको 4 मल्टीप्लाई 1 मतलब कि 4, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 3/10, इसको हम लिख सकते हैं 7/100। ठीक है। अब मुझे करना है इनको प्लस, और मैंने तुमसे अभी अभी कहा है कि भाई अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मतलब नीचे वाला सेम नहीं है, तो हमें उसको सेम करना। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। एलसीएम ले सकते हो तो एलसीएम लेके 100 आएगा। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पे 100 से कर दोगे तो ये हो जाएगा 400। यहाँ पे 100 से डिवाइड करके क्या आएगा? 30। यहाँ पर आएगा 7। तो यहाँ पर पूरा जो है सॉल्व करके आ जाएगा 3437 अपॉन। तो यहाँ तक बात बताओ समझ में
है या नहीं है, कि पॉइंट हटा के हमें नीचे कितने ज़ीरो लगाने हैं, या ये ज़ीरो क्यों लगाया जाता है, वगैरह वगैरह। देखो ये बहुत बच्चों वाली चीज़ें होती हैं, हमें लगता है ऐसा, लेकिन ये हमारे यूज़ में आएँगी। बहुत सारी चीज़ें आएँगी क्योंकि हमें बाद में कन्फ्यूज़न होगी। क्योंकि कई बारी हमें क्वेश्चन तो पता है कि क्या कह रहा है, लेकिन उसे सॉल्व करना नहीं आता। तो इसलिए मैं ये सारी चीज़ें जो है बेसिक-बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं आगे। अब तुम लोगों ने सीख तो लिया कि डेसिमल्स होता क्या है, लेकिन उस डेसिमल्स को लाएँ कैसे? ठीक है? तो नॉर्मल सी जो हमें बचपन में डिवाइड सिखाई जाती है वही है। जैसे अगर मैं कहूँ 33 1 है और हमें इसको डिवाइड करना है फॉर एग्जांपल 4, तो हम क्या करेंगे, 3 3 1 और 4 से डिवाइड कर दें। 4 7 28, माइनस करके यहाँ पे आ जाएगा 5, एक उतार देंगे और 4 से डिवाइड करेंगे, लगाएंगे 4 7 20, लगा हुआ है 0, 4 5 यहाँ तक पूरा कट गया 82.7। ठीक है, 82.75 को अगर मान लो मुझे लिखना है बिना डेसिमल के, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8275 और अपॉन में 100। ठीक है, अब मैं तुम लोगों को डेसिमल्स में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड सिखा। ठीक है, फिर हमारा डेसिमल्स हो जाएगा ख़त्म और फिर हम चलेंगे थोड़ा सा आगे आज। अब जैसे मान लो मैंने कहा कि 3.24 है, हमें इसमें प्लस करना है 2.6। ठीक है, ये चीज़ हमें प्लस करनी, तो हम क्या करेंगे 3.24, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल, और ये जो नंबर है ये क्या है 2.6। अब तुम बोलोगे भाई ये जगह तो खाली दिख रही है, तो हम अपनी तरफ से 0 लिख सकते। यहाँ पर एक चीज़ मैं समझाऊंगा तुम लोगों को, प्लस कर देंगे अब 4, 8 पॉइंट और 5। यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई। क्या आ गई बात समझ में? कि भाई जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, तो यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट रहता तो मैं इजीली प्लस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो कभी अगर किसी के पास भी कोई डिजिट कम है तो हम अपनी तरफ से 0 ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 2.6 या फिर 2.60 लिख लो, दोनों बात सेम है। कैसे? 2.6 को हम 26/10 लिख सकते हैं। हाँ, लिख सकते। यहाँ पर हम इसको 260/100 लिख सकते हैं। 0 से 0 काटेंगे, वही आ जाएगा 26/। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हम बाद में, याद रखना, बाद में हम 0 अपनी मर्जी से कितने भी लगा सकते हैं। बट अगर मैं यही चीज़ बोलूँ 3.24 है और प्लस 2.06, अब वैसे तो यहाँ पे हमने लगा ही रखा है अपनी तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग है, डिफरेंट है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस पे 6 था और यहाँ पे 10th प्लेस पे 0 है। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को कंपैरिजन करना भी सिखाऊंगा कि पॉइंट में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा नंबर है। पहले यहाँ पे हम देखते हैं, तो प्लस करना हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और प्लस, 6 4 10, 1 3 और यहाँ पे अब 5.30 है और मैंने अभी भी तुमको समझाया है कि हम इसको 5.3 भी लिख सकते हैं। जब अपनी तरफ से हम 0 ऐड कर सकते हैं तो हम अपनी तरफ से 0 हटा भी सकते हैं, लेकिन कौन सा वाला? बाद वाला, बीच में कोई भी 0 हम ऐड
या लेस नहीं कर सकते, हम बाद वाला 0 जो है वो हटा सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है। माइनस में भी सेम प्रोसीजर यही होता है, बस हमें क्या करना है, माइनस का साइन लगा देना है और देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चलना है। एक मैं माइनस वाला सिखा दे रहा हूँ, उसके बाद फिर हम डिवाइड वाला चल, डिवाइड मल्टीप्लाई। अगर मैं कहूँ 3.06 है और माइनस करना है हमें 3.18, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। -0.1। अब देखो कैसे आया, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, इन दोनों में से बड़ा ये वाला है, बाद वाला। कैसे, तुम एक काम करो, बड़ा या छोटा पहचान करना है क्या है कि डेसिमल अभी भूल जाओ कि डेसिमल लगा हुआ है, ठीक है। अब तुम देखोगे ये 306 और ये 318 है, तो कहने का मतलब ये वाला बड़ा है, तो माइनस तो साइन आएगा क्योंकि इसके आगे माइनस है तो माइनस। अब बड़े वाले में से हम छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो 318 में से 6 गया, 306 गए, क्या बचेगा 12, लेकिन 2 के बाद पॉइंट है तो मैंने 2 के बाद पॉइंट लगा दिया और आगे कुछ नहीं है तो अपनी तरफ से 0 लगा सकते, ठीक है। तो ये बेसिक सा जो है वो हमारा क्या है, माइनस करना है। अब हम मल्टीप्लाई की बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, प्लस और माइनस में जो पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहे, कहने का मतलब जैसे 2 के बाद पॉइंट लगा था तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ पे भी लगा है, ठीक है। यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट, यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट था तो यहाँ पे भी 2 के बाद पॉइंट लगा है। लेकिन मल्टीप्लाई में चीज़ें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती, क्यों हो जाती है वो भी मैं समझाता हूँ। अगर मैं कहूँ 3.1 मल्टीप्लाई 1.18 है, मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला जो मैंने बहुत बेसिक सा तुम लोगों को समझाया हुआ है कि 3.1 को हम 31/10 लिख सकते और यहाँ पर 118/100 लिख सकते। और हम ये बात जानते हैं कि ये हो गया फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में मैंने तुम लोगों को मल्टीप्लाई बता रखा है कि ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे मल्टीप्लाई, मतलब 118 और 31 को मल्टीप्लाई। अब इस चीज़ को मुझे मल्टीप्लाई करना है बिना ऐसा लिखे, तो 18 मल्टीप्लाई 31 ऐसे बिना लिखे मुझे मल्टीप्लाई करना, कैसे करूँगा ध्यान से। 118 है यहाँ पर और यहाँ पे 31, 31 मैं जानता हूँ कि 30 प्लस 1 होगा, तो क्यों ना मैं 118 को 30 से मल्टीप्लाई कर दूं और उसमें एक, कहने का मतलब 118 को ही प्लस कर दूं। देखो थोड़ा मैं इस चीज़ समझा देता हूँ, 30+1, इसको अगर हमें 118 से मल्टीप्लाई करना है, 118 पहले 30 से भी मल्टीप्लाई होगा और फिर 118 1 से भी मल्टीप्लाई, कहने का मेरा मतलब ये है 118 और 30 को गुणा कर लो, तो 118 और जब 30 को गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, 0 तो आएगा ही आएगा, 3 से 18 को गुणा करेंगे तो 54 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, मतलब 3540 आ जाएगा। और 1 से गुणा कर रखा है 118 हमने और प्लस कर दिया, ठीक है। 8 5 6 ये आ जाएगा 3 6 5 8, और जब नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, हो जाएगा 1000। अब देखो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ तुम बिना ये भी लिखे कर सकते, अगर मन में तुम्हें ये मल्टीप्लाई और प्लस अपने आप कर लोगे तो ये धीरे धीरे चीज़ें जो है डेवलप हो जाएंगी। तो हमें कोशिश ये करना है मैथ्स में खासकर कि जितना कम हो सके हम उतना कम लिखें, ठीक है। कम लिखना है और दिमाग ज़्यादा चला, मतलब जो कैलकुलेशंस हैं
उन्हें हमें लिख कर कोशिश कम करनी है, जबकि माइंड में चीज़ें जल्दी जल्दी कर, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा अवॉइड करना सीखो कि हाँ भाई, जैसे कुछ स्टेप्स जो है तुम ना लिखो, अगर उससे काम चल रहा है तो वो चीज़ ना लिखो, वो तुम्हारे हैबिट में रह जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट लगाना है तो 3 के बाद लगाऊंगा, ये आ जाएगा 3.658, ठीक है। अब मुझे भाई इतना ना करते हुए डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई, तुम क्या करो, अभी पॉइंट भूल जाओ, मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई बता रहा हूँ। तुम क्या करो, मल्टीप्लाई करते वक्त डेसिमल्स में पॉइंट भूल जाओ, और पॉइंट भूल गए तो भाई वही रहा 31 मल्टीप्लाई 118, और उसको मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर जो लाया था वो 3658 लाया था। और अब मुझे पॉइंट लगाना है, यहाँ पर 2 नंबर के बाद पॉइंट है और यहाँ पर 1 नंबर के बाद पॉइंट। मल्टीप्लाई में याद रखना कि जो पॉइंट है वो ऐड हो जाते हैं, कहने का मतलब 2 और 1 3, मतलब मुझे 3 के बाद जो है वो पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.65, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा डिवाइड का बता दे रहा हूँ। जैसे अगर मान लो ये है 1.18 और इसको हमें डिवाइड करना है 3.1 से, तो जैसे हमने यहाँ पर प्लस कर दिया था पॉइंट, यहाँ पर हमें थोड़ा हटाना पड़ेगा। कैसे हटाना पड़ेगा, पहले उस चीज़ को समझ लेते हैं। इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं 1.18 डिवाइड बाय 3.1, ये चीज़ मैंने तुम लोगों को बता रखा है। अब इस चीज़ को हम 118/100 लिख सकते हैं, और इस चीज़ को हम जो है 31/10 लिख सकते हैं। और मैंने तुम्हें कल की ही क्लास में बताया था कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बन जाए तो हमें ऊपर वाला सेम एज इट इज रख देना है और नीचे वाले का कर देना है रेसिप्रोकल, मतलब उल्टा। यहाँ पर ये हो जाएगा 118/100 में वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/1, एक जीरो से एक जीरो काट दो, और यहाँ पर हमें इन दोनों को कर देना है डिवाइड। 118 और 31 को कर देना है डिवाइड, तो 31 डिवाइड करना सबको आता है ना अच्छे से, बता दो। कोई अगर दिक्कत है कि हाँ भाई कैसे डिवाइड करते हैं तो वो मुझे बता देना। अब 31 के टेबल में 118 को देखना पड़ेगा, तो ये 3 पर जाएगा 93, माइनस करते हैं 5 और 2, कम है तो हम लगा देंगे अपनी तरफ से पॉइंट 0। ये याद रखना, पॉइंट वाला जो डिवाइड है अगर किसी को नहीं आता तो मुझे बता देना पर्सनली, अगर कुछ हो ना आए तो, ठीक है? अब ये जो 31 है, क्या लिखूं मैं यहाँ पे जो 250 के पास आ जाए, बताओ। 8 सही रहेगा, 8 वन ज़ा 8 और 8 20, माइनस कर देंगे 2, पॉइंट लगा हुआ है पहले से ही 0। अब यहाँ पे चीज़ ध्यान से समझना जो मैं यहाँ पे समझा, देखो यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गई भाई, माइनस करके आ रहा है 2। अब क्योंकि पहले से हमने पॉइंट लगा रखा है तो हम 1 0 लगा सकते हैं, इतना हमारे पास लिमिट है 1 0 लगाने का। बट 31 से 20 फिर भी छोटा है, तो हम क्या करें, अब हमें चाहिए एक और ज़ीरो, लेकिन एक और ज़ीरो की जो लिमिट है वो ख़त्म हो गई हमारे पास, तो हमें यहाँ पर अपनी तरफ से ज़ीरो लिखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ज़ीरो लगा रहे हैं तो हमें अपनी तरफ से भी ज़ीरो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हर एक केस में होगा, याद रखना, ठीक है। अब 31 का टेबल हम पढ़ते हैं जो 200 के पास हो जाए, ये जाएगा 6 पर, 18 और माइनस कर देते हैं, ये आ जाएगा 14, ठीक है। मेनली हम पॉइंट के बाद जो है 3 डिजिट 2 डिजिट तक जाते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का आ गया सॉल्व करके 3.806, ठीक है।
इन दोनों को मैंने डिवाइड करा, याद रखना इन दोनों को, ठीक है। नीचे 10 अभी भी चल रहा है, ये 10 अभी भी चल रहा है। अब मुझे लगाना है यहाँ पे 10 हटाना है, मतलब अगर मुझे याद रखना एक चीज, जैसे 5 6 है, अगर मैं मल्टीप्लाई 10 करता हूं तो एक पॉइंट इधर खिसक जाएगा। कहने का मतलब अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 100 1000 जितने से भी, तो पॉइंट जो है अपने राइट साइड खिसक जाता है जितने भी हम जीरो लगा रहे होंगे। बट अगर डिवाइड में हम लगा रहे हैं तो वही पॉइंट जो है लेफ्ट की ओर खिसक जाएगा। कहने का मतलब अगर मुझे इसको 10 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर मुझे पॉइंट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा और 3806 लिखना। कहने का मतलब पॉइंट जो है वो अपने लेफ्ट साइड खिसक जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड खिसक जाएगा और डिवाइड करेंगे तो लेफ्ट साइड खिसक जाएगा, ठीक है। अब बताओ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बार बार देखते रहना अगर किसी को भी मेजर प्रॉब्लम है तो। बाकी अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है या फिर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ तो बता दो मुझे। ठीक है, सब कुछ चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब अगर मान लो मुझे डायरेक्ट डिवाइड करना है बिना ये सारी चीज़ें लिखे, तो हम क्या करेंगे, हम पॉइंट भूल जाएंगे, हम पॉइंट भूल जाएंगे और हम कर देंगे इन दोनों को डिवाइड। और इन दोनों को डिवाइड करके आ गया है हमारा 3.806, ये आ गया है। बट अब जब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो यहाँ से एक पॉइंट ही कैंसिल आउट होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे 1 पॉइंट, अगर मैं पॉइंट भूल जाऊं तो मेरा जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 3.806 आ रहा था, ठीक है। डिवाइड में बाद में एक पॉइंट है और इधर दो पॉइंट है, इधर एक पॉइंट है और इधर दो पॉइंट है। तो यहां से जो है एक ही पॉइंट कैंसिल आउट होगा। थोड़ा सा और समझा, कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है, यहाँ से एक यही वाला पॉइंट जो है वो कैंसिल आउट होगा, यहाँ पर जो है पॉइंट वो चला जाएगा, ठीक है। या एक काम करना, अगर चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो 118 लिख 31 लिखना, ऊपर लिख देना 10 और नीचे लिख देना 100, ये वाला सही रहेगा। पॉइंट हटाएंगे, एक ज़ीरो था, ऊपर लगा देंगे 10, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे लगा देंगे 100, ज़ीरो से ज़ीरो काटेंगे, ठीक है। एक ज़ीरो अभी भी है तो एक ज़ीरो चलेगा, 0.306, ठीक है। ये वाली चीज़ कर सकते हो। बाद में जब प्रैक्टिस होगी तो अपने आप ही सीख जाओगे कि हाँ भाई यहाँ पे हमें एक पॉइंट इधर खिसकाना है, लेफ्ट साइड खिसकाना है या राइट साइड खिसकाना है, ठीक है। पहले बेसिक तरीके से करो सॉल्व, पाँच चार चार पाँच क्वेश्चन, फिर वहां से जो है चीज़ें डेवलप करो, ठीक है। तो बताओ यहाँ पर बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़े थोड़ा, बताओ सारे। ठीक है, अब देखो, अब हम देख रहे हैं डेसिमल्स में ही कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेजर है। अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तुम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर, तुम्हें बताना है बस कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और इक्वल है या नहीं है। कहने का मतलब तुम्हें ये वाला साइन, ये वाला साइन और ये वाला साइन यूज कर, याद रखना जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा वाला नंबर होता है, ठीक है। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा वाला नंबर होता है। ये बताना 3.804 है, 2 पर लिख रहा हूँ 1.08 पर लिख रहा हूँ
1.3 09 0.08 बताओ पहले वाले में कौन सा वाला बड़ा है? ठीक है, ये वाला बड़ा है। कैसे पहचान हुई? देखो, पहले ना जब कंपैरिजन करना हो तो पॉइंट से पहले वाले नंबर को हम देखेंगे, से पहले वाले नंबर। भाई यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर-सी बात है 3 बड़ा है तो 3। अब यहाँ पे जब सेम चीज़ आ जाए, जब सेम चीज़ आ जाए, तो हम पॉइंट के बाद वाले को देखेंगे। यहाँ पे क्या है? 8 है। 08 का मतलब होता है 8, ठीक है? तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 30 है, ठीक है? जैसे मान लो अगर ये चीज़ होती, ये चीज़ होती, ठीक है? यहाँ पे तो मैं समझ गया कि पॉइंट के बाद 8 लिखा है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या लिखा हुआ है? 3। पे एक और चीज़ मैं दोबारा से तो समझना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा 1.08 और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 1 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूँ, तो मुझे फटाफट बता दोगे कि हाँ भाई यहाँ पे देखो 1 सेम है और यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 30 है, तो ये वाला बड़ा है। लेकिन अगर मैं इस 0 को एक बार, कोई जिसका माइक ऑन है एक बार बंद कर लेना माइक। यहाँ पर अगर मैं 0 हटा दूँ, तो क्या मैं कैसे कंपैरिज़न करूँ? तो ध्यान से समझना बात को। पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं, उतने ही डिजिट यहाँ पे भी होने, नहीं है तो हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है? और मैंने तुम्हें बताया हम अपनी तरफ से 0 को ऐड भी कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। तो मुझे डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट चाहिए, तो क्यों ना मैं एक 0 लगा दूँ? तो मैं अपनी तरफ से 0 लगा के फिर कंपेयर करूँगा कि भाई यहाँ पर 30 और यहाँ पर 8। सेम वैसे ही अगला है, क्या है? तो यहाँ पे तो नॉर्मल सी बात है, 2 है और यहाँ पे 23 है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे 2.69 है और यहाँ पे 2.369। अब बताओ ये वाला कौन सा? ठीक है। क्यों बड़ा है? क्योंकि भाई यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे 3 डिजिट है। हमें यहाँ पे किसी भी तरीके से 3 डिजिट बनाना पड़ेगा, तो हमने 0 लगा के बना दिया। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, यहाँ पे 690 है और यहाँ पे 36, ये वाला जो है वो बड़ा है, ठीक है? मैंने ना फ्रैक्शन में तुम लोगों को बड़ा और छोटा नहीं बताया है, अब मैं फ्रैक्शन वाला भी बताऊँगा, क्योंकि मेरे को डेसिमल्स भी सिखाना था ना, अब वहाँ पे डेसिमल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, कि मैंने तुम लोगों को सिखा दिया। पहले हमें ये चीज़ देखी। अब यहाँ पर है, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले ही हम पॉइंट के बाद देखते हैं, ये वाला बड़ा हो। यहाँ पे बताओ कौन सा वाला बड़ा है? 2.8, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम अपनी तरफ से 0 ऐड करेंगे और यहाँ पे, ठीक है? अब मैं फ्रैक्शंस के कुछ दे रहा हूँ, वो सॉल्व करना है, ठीक है? अपनी तरफ से 3 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, फ्रैक्शन वाले बताना कि कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है और कौन सा इक्वल है। 3/5, 5/3 है, 3/5, 2, 3/10, 3/5 है, तो और दे देता हूँ।
पहले वाले में बताओ कौन सा वाला बड़ा है? 5/3। देखो, पहले मैं ये वाला समझा देता हूँ कि ये क्यों बड़ा है। नहीं, नहीं, वो थोड़ा-सा यहाँ पे चेंज है। देखो, एक मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ, ठीक है? बेसिक वाला, और कभी-कभी हम बेसिक वाला यूज़ करेंगे और कभी-कभी हम जो है वो ट्रिक वाला यूज़ करेंगे, ठीक है? जैसे मैं अपने 6th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको पढ़ाना होता है, तो मैं अगर पूछते हैं कि भाई दोनों फ्रैक्शन में से कौन-सा वाला बड़ा है, तो मैं सिंपल सा कहता हूँ, क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पे कर लो तो 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे करोगे तो 5 5 ज़ा 25। अब देखो कि कौन सा वाला बड़ा है, तो वो बोलते हैं ये वाला बड़ा है और यही वाला एक्चुअल में बड़ा है, ठीक है? तो ये तो कंपैरिजन तब सही है जब हमारे पास सिर्फ 2 ही नंबर है, लेकिन पेपर में हमारे पास 3 या 4 भी फ्रैक्शंस आएँगे, तो उसमें ये जो ट्रिक है वो नहीं लग पाएगी। ये 2 में तो काम चल जाएगी, ठीक है? अब अगर मान लो इसको मुझे एक बेसिक से समझना है कि ये बेसिक में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है? अगर मैं इसको डेसिमल में बनाऊँ, डेसिमल में बना लो, कि डेसिमल के मैंने तुम लोगों को बता दिए और डेसिमल में ईज़ी होता है हमें बताना कंपैरिज़न का। तो अगर मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 0.6, और जब मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा ना, 5 को जब मैं 3 से डिवाइड करूँगा, 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट लगाऊँगा 0, 3 6 ज़ा 18, 2 पॉइंट लगाया 0, 3 6 ज़ा 18, और यहाँ पे जो है 6 6 कंटिन्यूअस चलता रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 1.6। अब तुम फटाफट बता दोगे कि कौन सा वाला बड़ा है, ये, ठीक है? अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे क्या है, 3/5 है और यहाँ पे 2 3/10 है। तो 2 3/10 को हम पहले सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 23 बटे, ठीक है? अगर नॉर्मल ये वाला तरीका जो मैंने बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 और यहाँ पे आ जाएगा 115। ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा हो गया। इन दोनों में अगर करूँ, तो भाई इन दोनों में तुम बोलोगे भाई अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे बनेगा 30 और यहाँ पे बनेगा 15। ये वाला बड़ा हुआ, ठीक है? इन दोनों में क्या करूँगा, कंपैरिजन करूँगा, तो 5 से 15 और 6 पंजे, ठीक है? ये वाला बड़ा हुआ। इन दोनों में करूँगा तो 8 8 ज़ा 64, 9 7 ज़ा 33, ये वाला बड़ा हुआ, ठीक है? यहाँ तक बताओ किसी को कोई दिक्कत? मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर 3 या 4 आ जाए तो पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर उसके बाद कंपैरिजन कर लो, वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। और अगर 2 वाला आया, तुम इस तरीके से कर सकते हो। आगे बस, बाकी एक और 2-3 तरीके होते हैं कि डिनोमिनेटर जिसका सेम होता है, ऊपर वाले को देखते हैं, और जिसका न्यूमरेटर सेम होता है, उसका डिनोमिनेटर देखते हैं। तो वो थोड़ा-सा जो है ना, वो याद रखना नए बंदों के लिए वो थोड़ा मुश्किल होता है। जिनको पहले से पता है वो तो सही है, लेकिन ये वाला तरीका सीख लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। दूँ एक और क्वेश्चन, 3-4 वाला, फ्रैक्शन वाला, बताना। बाय 3 है। तुम्हें क्या करना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े क्रम में। सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। बाय बाय। लोग अरेंज कर लो।
कर लिया ट्राई? देखो, अब यहाँ पे बहुत सारे नंबर आ गए, फ्रैक्शंस आ गए, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँगा? अपने वाले बेसिक वाले जो तरीका है वो मल्टीप्लाई वाला, वो तो नहीं कर पाऊँ। तो यहाँ पे मैं डेसिमल्स में कन्वर्ट, अब इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें टेबल्स याद होने चाहिए फटाफट और डिवाइड आना चाहिए फटाफट। यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 0.66 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.75, यहाँ पे आ जाएगा 0.6 8 ज़ा 48, 2 6 इज 18, 0.83 आगे भी मतलब ऐसा दिखा रहा है, और उसके बाद फिर आ जाएगा 0.9, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे सबके साथ दो दो डिजिट मैंने लगाए हुए हैं पॉइंट के बाद, यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, तो ये तुम देखोगे कि असेंडिंग में ही लगे हुए हैं। तो सबको क्लियर हो गई कि असेंडिंग मतलब फ्रैक्शन में और डेसिमल्स में हम कैसे कंपैरिजन करेंगे और कैसे हम को कन्वर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा सा बस। अब मैंने तुम लोगों को दिखा दिया फ्रैक्शन, डेसिमल, थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ रेशियो की, ठीक है? और यहीं पे बात कर लेता हूँ थोड़ा परसेंटेज। ये रेशियो और परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक इसी पे बेस्ड है, क्योंकि हम सारे क्वेश्चंस रेशियो और परसेंटेज से ही, और कुछ सवाल जो है फ्रैक्शन से और डेसिमल से भी सॉल्व कर रहे होंगे। कहने का मतलब जो मैं तुम लोगों को अभी सिखा रहा हूँ वो पूरी अर्थमेटिक हम उसी से सीख, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ें हैं क्या। देखो, मैंने तुम्हें फ्रैक्शन का मतलब समझा दिया था कि फ्रैक्शन होता क्या है, एक्चुअल में उसका कहने का मतलब क्या होता है। फिर मैंने तुम्हें डेसिमल्स बता दिया कि डेसिमल्स के कहने का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ रेशियो, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुपात, और परसेंटेज जिसको हम कहते हैं। अब इन दोनों का यूज़ कहाँ होता है, पहले हम वो बात समझते हैं। तो इन दोनों का यूज़ जो है कंपेयर करने में होता है, याद रखना। रेशियो, परसेंटेज, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, इन सभी का यूज़ हम के लिए करते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं, तुलना के लिए हम यूज़ करते हैं इन चीज़, ठीक है। अब जब हम इनका यूज़ कंपैरिजन तुलना के लिए करते हैं, तो हमें अगर क्वेश्चन में कोई डाटा गिवन है और हमसे जो है आंसर में वो परसेंटेज, जैसे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें चार ऑप्शंस, और इन चारों ऑप्शंस में या तो रेशियो है, या तो फ्रैक्शन परसेंटेज है, या तो फ्रैक्शन है, या तो डेसिमल्स, इन चारों कोई भी चीज़, ठीक है। मेनली डेसिमल्स को अभी यहाँ पे मत रखो, ठीक है। ये तीन चीज़ है, रेशियो, परसेंटेज और फ्रैक्शन। इन तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ है यहाँ पे, तो हमें एक्चुअल डाटा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये धीरे धीरे अभी समझाऊंगा तुम लोगों को, बस अभी फिलहाल ये याद रखो कि रेशियो, परसेंटेज और फ्रैक्शन का यूज़ कहाँ करते हैं, कंपैरिजन करने के लिए, तुलना कर, जिसमें से मैंने तुम लोगों को फ्रैक्शन का बारे में बता दिया था कि जैसे अगर 2/3 है कोई फ्रैक्शन, तो इस चीज़ का कहने का मतलब है कि भाई कोई भी चीज़ है उसके 3 टुकड़े करे गए हैं बराबर बराबर, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 टुकड़ों की बात वो कर रहा है। अगर मैं रेशियो की बात करूं, तो रेशियो यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ 2:3, 2:3, इसका मतलब होता है 2 अपॉन, अब जो फ्रैक्शन है 2/3 वो हम इस रेशियो भी
लिख सकते, ठीक है, 2/3 को 2:3। अब ये रेशियो हमें क्या बताता है? ये रेशियो बताता है कि भाई ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। जो होता है वो हमेशा क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। कहने का मतलब सबसे छोटी इकाई। अब जैसे मैं तुम्हें बोलूँ 6:9, क्या ये रेशियो हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। कहने का मतलब इनमें अभी भी कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ पे ये 3 के टेबल में आता है और ये भी 3 के टेबल में आता है। तो यहाँ पे हम 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आएगा 3। कहने का मतलब जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:3। ठीक है? तो रेशियो हमेशा क्या रहता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। हाँ, हम लिखने को ये लिख सकते हैं 6:9, बट ये चीज़ कहना गलत है क्योंकि रेशियो हमेशा अपने आप में ही क्या होता है? सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब उनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो। ठीक है? हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब आगे, ये 2:3 जो मैंने लिखा है, अब मैं इस चीज़ का मतलब समझाता हूँ कि ये मतलब क्या है। तो देखो, ये 2:3 कह रहा है हमें कि भाई कोई भी 2 चीज़ें हैं, कोई भी 2 चीज़ें हैं, वो कितनी भी हो सकती हैं, वो कितनी भी हो सकती हैं। कहने का मतलब हम उसको 4-6 भी लिख सकते हैं, हम उसको 6-9 भी लिख सकते हैं। लेकिन उनका जो रेशियो रहेगा, मतलब कहने का ये है, उनका जो सिंपलेस्ट फॉर्म रहेगा, वो हमेशा क्या रहेगा? 2:3 ही रहेगा। यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये 2 के टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 के टेबल, यहाँ पर 3 के टेबल में आता है 2 पर, यहाँ पर 3 के टेबल में आता है। कहने का मेरा मतलब यही है कि जो रेशियो है, वो हमें ये बताता है कोई भी 2 चीज़ें हैं, वो कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन उनका आपस में जो संबंध है, उनका जो आपस में रिलेशन है, वो है 2:3। उनका आपस में रिलेशन हमेशा क्या रहेगा? 2:3। कहने का मतलब हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, बट उनको डिवाइड करके या उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके हमारा आना चाहिए 2:3। तो ये रेशियो का यहाँ पे मतलब रहता है। अब जैसे हमारा जो फ्लैग है, झंडा है देश का, उसका जो लेंथ है और जो ब्रेथ है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कर देना, 4:3 होता है। कहने का मतलब जो लेंथ है वो 4 होना चाहिए, और या 3:2 होता है, या 3:2 होता है। एक बार देखना कोई भी गूगल पे कितना होता है। 3/2 होता है ना? 3/2 कहने का मतलब 3:2। अब क्या 3:2 जो है, ये हमें ये बताता है कि हाँ भाई, जो है वो 3 होना चाहिए लेंथ, और ब्रेथ जो है वो 2 होना चाहिए? नहीं। कहने का मतलब है कि जब भी हम कभी झंडा बनाएंगे, चाहे छोटा बनाए चाहे बड़ा बनाए, उसकी लेंथ जो है और ब्रेथ जो है, उसको हमें डिवाइड जब करें तो 3:2 ही आना चाहिए। कहने का मतलब हम बना सकते हैं जो झंडा, वो 6 4 का बना सकते हैं, मतलब 6 मीटर, 4 मीटर, या 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो रेशियो का मतलब यही होता है, एक तरीके से वो रिलेशन बता देता है कि क्या हो रहा है उन दोनों के बीच में। ठीक है? यहाँ तक बताओ, रेशियो में कोई दिक्कत कि कहता क्या है वो? किसी को कोई दिक्कत होगी ना तो बता देना यार, कि अभी हमारी 5-10 मिनट की क्लास है। अब हम बात करते हैं परसेंटेज की। ये परसेंटेज क्या कहता है? अब बचपन में हमने परसेंटेज सुना है, हमारे 9th क्लास में, 10th क्लास में, उससे पहले भी हमेशा जो मार्क्स आते थे या जो रिपोर्ट कार्ड आता था उसमें परसेंटेज में होता। फिर 10th में आके सीसीपी जब पैटर्न आया था, कुछ बच्चों का भी मेरे ख्याल से जो अभी पास आउट होंगे, उनका 10th में परसेंटेज आता था। लेकिन हमारे टाइम में जो है वो सीजीपी आता था। जैसे मेरा 7 आया था, तो ये सीजीपीए था। तो परसेंटेज क्या होता है?
परसेंटेज में हमें ये पता लगता है कोई भी चीज़ उसका कंपैरिजन 100 से करना। कोई भी चीज़ है उसका कंपैरिजन किससे करना? 100 से करना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 360 मार्क्स आए, कितने में से? 400 में। बट मुझे अगर बताना है कि 100 में से उसके कितने मार्क्स, तो मैं बताऊंगा उसे कि भाई मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 90। कहने का मतलब ये है अगर 100 मार्क्स का पेपर होता तो उसके कितने नंबर आए थे? 90 नंबर आए थे। कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज में हम हमेशा जो कंपैरिजन है, जो तुलना है, वो किससे करते हैं? 100 से करते हैं। ठीक है, ना ही 100 से एक नंबर ज़्यादा, ना ही 100 से एक नंबर कम। एक और चीज़, अगर मान लो किसी के 36% आए हैं, इसका मतलब ये है कि जितने भी मार्क्स का रहा होगा पेपर, अगर 100 में से उसको कन्वर्ट कर दिया जाए तो उसके 36 आएंगे ना। ठीक है, इस चीज़ का कहने का मतलब ये है। अब बाकी वो मैं बाद में बताऊंगा कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट, मुझे बताना ही। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें रेशियो और परसेंटेज समझा दिया कि होता क्या है एक्चुअल। ठीक है, हम कल इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हूँ। अब बताओ, मैं पूछ लेता किसी को कोई दिक्कत है? अब किस बताओ। तरनजीत, कैसे कैसे करना चीज़ें? ठीक है, और डाउट वगैरह होंगे तो ज़रूर पूछना। भारती, कोई डाउट? पवन, कोई डाउट? विराट, कोई डाउट? ठीक है, विकास, तुम्हें कोई डाउट? चलो फिर हम